वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे वाक्य, उसके प्रश्नोत्तर है। अब इनके प्रश्नोत्तर शुरू करें, यानी कि एक तरीके से हम इसी पार्ट का रिवीजन शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। तो जल्द से जल्द इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है और इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, इन सभी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करेंगे तो भी आपके पास सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये दो प्रोसीजर हैं जिनके ज़रिए आप अद्भुत बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये बैच जल्द से जल्द ही आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना हो, आपने लेट कर दिया तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाए। तो जल्द करिए इसमें ज्वाइनिंग। चलिए वापस आ जाते हैं आज के हम अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक वाक्य है और इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो लास्ट जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने वाक्य पूरी तरीके से समझा था। वाक्य क्या होते हैं, इसके अंग क्या होते हैं, इसके भेद क्या होते हैं, और दो तरीके के भेद थे, उनके भी उपभेद थे, सभी कुछ समझा। वाक्य परिवर्तन भी हमने देखा। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि जिनका हमें ध्यान रखना है और वाक्य परिवर्तन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब वो सारी चीज़ें जो पढ़ी थी उन्हीं का रिवीजन करने जा रही हूँ प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ रहा है, वाक्य किसे कहते हैं? तो क्या होता है, सार्थक शब्द समूह, जो सार्थक होते हैं ना, सार्थक शब्द समूहों से सार्थक वाक्य बनते हैं। मतलब उनका सही क्रम हम डिसाइड करके रखें तो ही आपका वाक्य बनेगा। अब वाक्यों के जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि भाषा जो होती है उसकी इकाई है। अब जैसे हम भाषा जो बोल रहे हैं वो किससे बन रहा है? छोटे छोटे वाक्यों से बन रहा है। वाक्य किससे बन रहा है? शब्द से बन रहा है। और शब्द किससे बन रहा है? वर्ण से बन रहा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण है, जब तक उसकी जानकारी हमें नहीं होगी तब तक ना हम शब्द बना पाएंगे, ना वाक्य बना पाएंगे, और ना ही किसी एक दूसरे की भाषा को समझ पाएंगे। तो हमने वर्ण समझ लिया था, शब्द विचार समझ लिए थे और वाक्य भी देख लिया था। अब वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? सार्थक शब्द समूहों का क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप ही वाक्य कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका देखिए क्या है, वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। मैंने बताया ना, भाषा की सबसे महत्वपूर्ण। अगर ये वाक्य नहीं है तो भाषा बन नहीं पाएगी। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों यानी पदों के मेल से वाक्य बनता है। अब वर्ण हैं छोटे छोटे, का खा गा गा, हम लोग पढ़ते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़े। अब इन्हीं से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब जब हमने वर्णों के मेल से शब्द बना लिए और उन्हीं शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो पदों दिया हुआ है, ये पदों क्यों दिया है आपको पता है? जब शब्द जो है जब तक स्वतंत्र है, जब तक उसे हम वाक्य में इस्तेमाल नहीं करते तब तक वो शब्द रहता है। लेकिन जैसे ही उसे हमने पद में इस्तेमाल किया, वो वाक्य में इस्तेमाल किया, वो शब्द पद बन जाते हैं। अब क्यों पद बन जाते हैं हम आपको बताते हैं। क्या होता है, जब तक स्वतंत्र हैं तब तक उनके कई अर्थ हो सकते हैं, उनका कोई निश्चित प्लेस नहीं होता। लेकिन जैसे ही शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल किया, उनका अपना एक निश्चित स्थान हो जाएगा और उनका अपना एक निश्चित अर्थ हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, अनेकार्थी आप पढ़ते हो ना। तो जब तक शब्द स्वतंत्र रूप से है तब तक तो उसके खूब सारे अर्थ हो सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हमने उसे वाक्य में लिया तो वाक्य के हिसाब से उसका अपना एक अर्थ निश्चित हो जाएगा और उसका अपना स्थान भी निश्चित हो जाएगा। भाई कर्ता होता है, कर्म अपनी जगह होती है, क्रिया अपनी जगह होती है, हम सभी को पता है। तो इस तरीके से जो शब्द पद बना है उसका भी अपना एक स्थान हो जाता है। परंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम और निश्चित अर्थ होता है। अव्यवस्थित शब्दों के क्रम से को हम वाक्य नहीं कह सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम शब्द लेते हैं इनको, अब हमने क्या बोला, वर्णों के मेल से शब्द बने और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, लेकिन इनका भी अपना एक व्यवस्थित क्रम है। अगर उन्हें हम सही क्रम से नहीं रखते हैं तो वाक्य नहीं बनेंगे। अब जब मान लीजिए कोई भी हमने अव्यवस्थित क्रम से वाक्य बनाया तो वो कैसा होगा? जैसे होगा, नीचे दिए वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या है? पौधा खिला फूल में है एक, घर सुंदर है बहुत हमारा।
अब देखिए यहाँ पर जो शब्द लिए हैं उन शब्दों का अपना अर्थ है, यानी कि वो सार्थक शब्द हैं, लेकिन उन्हें जब हमने वाक्य में इस्तेमाल करने की कोशिश करी और उसको सही ढंग से नहीं लगाया तो देखिए क्या था, ये एक अव्यवस्थित क्रम था। क्या था? अव्यवस्थित क्रम। क्योंकि जो क्रम होना चाहिए, कर्ता पहले होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद क्रिया होनी चाहिए, लेकिन यहां तो सारी चीजें उल्टी पुल्टी हैं। देखिए यहां कर क्या है, सारी चीजें, कोई एक चीज व्यवस्थित नहीं है, तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। जो अव्यवस्थित होगा वो वाक्य नहीं कहलाएगा। इन शब्दों के क्रम में वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम इनको पढ़ें तो क्या आपको इनसे इनका इस वाक्य का कोई भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है? हमें तो नहीं आ रहा। ये शब्द समूह तभी एक सार्थक वाक्य बनते हैं जब इन शब्दों को एक निश्चित तथा व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। अब इन्हीं वाक्यों का व्यवस्थित क्रम के साथ पढ़िए। अभी तक क्या था, वो हमने अव्यवस्थित क्रम देखा। अब ये अव्यवस्थित क्रम क्या है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई अर्थ प्रकट ही नहीं कर रहा। अब उन्हीं शब्दों को लीजिए और उन्हें अब हम रखेंगे एक व्यवस्थित क्रम में। क्या है? पौधे में एक फूल खिला, दूसरा हमारा घर बहुत सुंदर है। अब आपने यहां देखा ना कि जब हमने उन्हीं शब्दों को पूरी तरीके से व्यवस्थित क्रम में रख दिया तो उसका अर्थ निकल रहा है कि भाई एक पौधा है और पौधे में एक बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ है, तो ये अर्थ दे रहा है ना। उसी तरीके से देखिए हमारा घर बहुत सुंदर है, ये भी अपना अर्थ दे रहा है। तो दोनों तरीके से हम देख रहे हैं कि अर्थ निकल रहा है। जबकि यही शब्द जो है जब हमने पहले वाक्य में डाले थे, जब यही शब्द हम यहां पर डाल रहे थे, पौधा खिला फूल में एक, घर सुंदर है बहुत हमारा, इनका एक व्यवस्थित क्रम ना होने के कारण से कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था। तो समझ में आया वाक्य क्या होता है। अब वाक्य की परिभाषा देखिए। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्द होते हैं उनका अपना एक व्यवस्थित समूह होता है, उनका अपनी जो प्लेस है उस प्लेस पर हम लगाते हैं और फिर उनका जो है एक अर्थ निकलता है, तभी जो है वो वाक्य बनता है। अगर हम वाक्यों को सही, शब्दों को सही जगह नहीं लगाएंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाक्य के अंगों की परिभाषा सहित लिखिए। वाक्य को के अंगों की सहित परिभाषा लिखिए। वाक्य के कितने अंग थे? देखिए पहली चीज ध्यान रखिएगा, अंग और भेद ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, इनको आपस में मिलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करिएगा। जैसे देखिए अंग है, अंग, अब आप मनुष्य को लीजिए, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के कितने अंग होते हैं? अगर हम अंग देखें तो आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सभी क्या हैं? ये हमारे अंग हैं। उसी तरीके से अगर हम मनुष्यों के प्रकार पे जाएं, उनके भेद पर जाएं तो क्या होगा? तो उनके सिर्फ दो भेद होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। ठीक है ना? तो समझ में आया अंग क्या है और भेद क्या है। मान लीजिए जो एक वाक्य हम बनाते हैं उसमें अब उसके अंग को हम खोजते हैं, अब वाक्य के भेद अलग होते हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो अंग क्या है उनको पहले बताते हैं। अंग हमने बताए थे दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य होता है। तो मतलब कोई भी वाक्य, कभी कभी क्या होता है कि किसी, अब यहां हम बोले कि वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें किसी तरह का कोई कर्ता नहीं होता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए क्या है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो अब ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी कर्ता नहीं है कोई कर्ता। अब क्या है, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, इसमें भी कोई कर्ता नहीं है। तो जब कर्ता ना हो उस कंडीशन में उद्देश्य कैसे निकालेंगे? उस कंडीशन में हमें उद्देश्य पता करने के लिए सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि उस पूरे वाक्य में हम बात किस बारे में कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो अब इस पूरे वाक्य में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिमालय क्या हुआ हमारा? हिमालय हमारा हो जाता है उद्देश्य। ठीक है, उसी तरह गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप तो बोलोगे हम गंगा नदी के बारे में, हम हिमालय के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गंगा नदी के बारे में कि वो कहाँ से निकलती है। मेन अब आपको पता करना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्रिया पे हमेशा फोकस करना पड़ेगा। क्रिया किससे संबंधित है? क्रिया जिससे संबंधित होगी वाक्य में उसी से बात हो रही होगी।
अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो किसके बारे में बात करी हमने, गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी हमारी क्या हो गई, उद्देश्य। अब जब हम उद्देश्य निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना भी वाक्य बच रहा है वो हमारा विधेय के अंदर आता है। विधेय का मतलब मेन क्या होता है, हम क्या कहते हैं, जो भी उस स्टेटमेंट जो हमारा है उसमें जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका उद्देश्य हो गया, और जो बात कर रहे हैं वो विधेय होगी। जैसे हमने बोला हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, उद्देश्य हो गया। और दूसरा क्या था कि क्या बात कर रहे हैं, हम बात हम कर रहे हैं कि वो बहुत ऊंचा है, तो वो विधेय हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अब आप देखिए क्या है, हमने क्या बोला, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। ये एक हमारा सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम यहां आपको दिखा रहे हैं हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में, क्या कह रहे हैं कि पर्वत बहुत ऊंचा है। ये दो चीजें हमारे बारे में आ रही हैं। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा क्या है, वो हमारा उद्देश्य है। ठीक है, वो क्या है, उद्देश्य है। और हम क्या बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जैसे पर्वत बहुत ऊंचा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो और वाक्य के यही दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। क्लियर हो गया आपको, पूरी इस में बता दें। अब हम यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि वाक्य में जो करता है वही उद्देश्य होगा, तो ये गलत नहीं है, लेकिन 100% सही भी नहीं है। कभी कभी कुछ वाक्यों में कर्ता नहीं भी रहता है, तो उस कंडीशन में आप ये देखोगे कि वाक्य में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। कोई तो फोकस होगा उस पूरे वाक्य में बात करने के लिए, तो वही आपका उद्देश्य रहेगा। और उसके बाद जितना भी पार्ट आपका वाक्य का बचेगा वो सभी आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, हमने बताया अभी, पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। ये वाक्य का कर्ता होता है, कभी कर्ता एक शब्द का भी होता है और कभी एक से अधिक का भी होता है। तो समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज आपको और एक्सटेंड की गई है, कभी कभी कर्ता एक शब्द का होता है और कभी कभी एक से अधिक का भी होता है। जब एक से अधिक का होता है तो उसे उद्देश्य विस्तार बोलते हैं, वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप समझ लो उद्देश्य क्या है, यानी कि पूरे वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ही आपका उद्देश्य होगा। मोस्टली वो करता रहता है, कर्ता कभी कभी एक शब्द का भी होता है और कभी कभी वो कई शब्द का भी हो सकता है। अब आते हैं उदाहरण के तौर पर, क्या है, माली पौधों में पानी डाल रहा है। सिंपल क्या है, माली पौधों में पानी डाल रहा है। तो यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माली के बारे में बात कर रहे हैं। तो माली हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक है, ये होता है। अब उन्होंने क्या बोला था, एक शब्द और बोला था कि कभी कभी जो है वो एक शब्द का भी रहता है उद्देश्य और कभी कभी कई शब्द का, यानी एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए क्या है, छोटी लड़की गेंद से खेल रही है। हम इस पूरे वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो करता है उसके साथ में कुछ और विशेषण शब्द भी लगे हैं। वो क्या लगा है, वो विशेषण शब्द है आपका छोटी। क्या है, छोटी है। तो अब यहां पर ये जो लड़की है इसके साथ ये पूरा इसका विशेषण भी जो है वो क्या बन जाएगा, वो भी आपका उद्देश्य ही बन जाएगा। तो यहां पर समझ आए, उपरोक्त वाक्यों में माली तथा छोटी लड़की के विषय में बात की जा रही है। ये वाक्य के कर्ता हैं इसलिए ये उद्देश्य है। तो अब यहां पर ऑलरेडी कर्ता मौजूद है इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, तो ये आपका उद्देश्य रहेगा। तो हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे थे। अब ये जो आपसे बोला गया कि दो शब्द का होता है, ये दो शब्द क्या हैं अभी आपको बताते हैं। देखिए क्या है, अब विधेय समझ लीजिए, फिर उद्देश्य विस्तार समझाती हूं। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बताया जा रहा है या कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं।
जैसे यहां पर बताया हमने माली, माली आपका क्या है, उद्देश्य हो गया। उसके बारे में जितनी बात कही जा रही है, क्या कहा जा रहा है, पौधों को पानी डाल रहा है, तो ये पूरी बात जो है ये क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। उसी तरह क्या है, छोटी लड़की गेंद से खेल रही है, तो यहां पर छोटी लड़की आपका क्या है, उद्देश्य है। छोटी लड़की क्या है, आपका उद्देश्य है। और गेंद से खेल रही, ये क्या है, विधेय है। क्यों, क्योंकि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे यहां हम छोटी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये उद्देश्य है, और गेंद से खेल रही, ये आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। उपरोक्त वाक्यों में पौधों में पानी डाल रहा है और गेंद से खेल रही है विधेय है, क्योंकि ये वाक्य के कर्ता माली और छोटी लड़की के बारे में बता रहे हैं। वाक्य में कर्ता तथा कर्ता के विस्तार को छोड़ के वाक्य का पूरा भाग विधेय के अंतर्गत आता है। तो कर्ता और कर्ता का हम जितना भी रूप छोड़ देंगे वो सभी आपका क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर एक चीज और आपको बताई गई कि कभी कभी जो है उद्देश्य एक शब्द का होता है और कभी कभी कई शब्दों का भी होता है। तो वो क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बताया, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, ठीक है, हमने ये बताया था, ये एक सेंटेंस था हमारा। अब इसमें क्या है, हमने आपको बताया था कि ये हिमालय जो है ये क्या है, आपका उद्देश्य है। अब उद्देश्य के लिए क्या बताया था कि वहां पर जो है कभी कभी एक शब्द का होता है और कभी कभी कई शब्द का होता है। अब इसी में अगर हम बता दें, क्या बोले हम, गिरिराज हिमालय, क्या बोलेंगे, गिरिराज हिमालय। तो अब हमने क्या बोला, हमने हिमालय का विशेषण जोड़ दिया। भाई ये तो अभी तक क्या था, ये जो इतना हमारा था ये क्या था, उद्देश्य था, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसमें एक विशेषण शब्द जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। इसको हम पूरा क्या बोलेंगे, उद्देश्य का विस्तार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी कोई कर्ता होगा, यानी कि जिसके बारे में भी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, अगर उससे पहले या उसके बाद कहीं पर भी विशेषण शब्द लगे हैं, तो वो आपके पूरे के पूरे जो हैं वो किस में आ जाएंगे, वो उद्देश्य के अंतर आ जाएंगे। जैसे चालाक लड़का, बहादुर लड़की, होनहार लड़की। तो इस तरह क्या होगा, जो भी आपका कर्ता है या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उसके साथ उसका विशेषण पूरा जुड़कर ही आपका आ जाएगा उद्देश्य के अंदर। तो इस तरीके से इसे हम उद्देश्य विस्तार कहते हैं। बेसिकली ये पूरा ही आपका जो है वो क्या है, वो आपका पूरा जो है उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। ये पूरा जितना है ये सभी आपका उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। गिरिराज हिमालय, उद्देश्य का विस्तार हम इसलिए इसको बोलते हैं कि कभी कभी आपसे बोला जाता है, ये भी बोला जा सकता है कि एक सेंटेंस दे दिया गया और आपसे ये बोला जाए कि इसमें उद्देश्य का विस्तार कीजिए, तो आप उस कंडीशन में उस उद्देश्य का विस्तार कैसे करेंगे। आपके पास सेंटेंस है, सेंटेंस में आपको उद्देश्य पता है, अब उसी के साथ कुछ विशेषण शब्दों को जोड़ दीजिए जो भी उसके साथ रिक्वायरमेंट हो, और इस तरीके से उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ आपका ये विधेय तो है ये ऑलरेडी। नेक्स्ट आते हैं, वाक्य के प्रकारों को किन दो आधारों पर बांटा गया है। अब वाक्य के प्रयोग को किन दो आधारों पर बांटा गया है। पहला जो है वो है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार का तात्पर्य क्या है कि जब वाक्य बन जाता है, बनने के बाद हम जब उस वाक्य को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो अर्थ निकल रहा है उसी आधार पर उसको हम बांट देते हैं। तो वाक्य जो आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं उनके 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार है यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य का बंटवारा जो पहले आधार पर किया जाता है वो आपका उसके अंदर 8 प्रकार के वाक्य आते हैं। दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर। रचना अर्थात क्रिएशन, जब हम वाक्य बना रहे हैं तो वो 3 आधारों पर होता है, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये 3 तरह के वाक्य होते हैं। देखिए क्या है, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को वो 2 आधारों में बांटा गया है।
पहला है आपका अर्थ के आधार पर भेद, जिसके 8 प्रकार होते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसके 3 प्रकार होते हैं। तो आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो हमने 8 पढ़ा है, तो उसमें याद है आपको कौन कौन से हैं? देखिए, पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। फिर उसके बाद रचना के आधार पर जो 3 वाक्य थे, कौन थे? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो ये 3 आपके रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार स्पष्ट कीजिए। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के पूरे 8 प्रकार थे, हम 8 प्रकार को यहाँ पर फिर से पकड़ेंगे। ध्यान रखिए, अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएगा, उसे पूरे डिटेल के साथ प्रस्तुत करिएगा। देखिए क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं। निम्नलिखित बोलिए या 8 भेद भेदिए। पहला है विधानवाचक वाक्य, जहां पर सिंपल एक जो है का उद्देश्य है और एक विधेय है, वो आपका सीधे सीधे किस में आ जाता है? आपका विधानवाचक वाक्य में। और इसमें सिंपल क्रिया संपन्न हो रही है, जो आप पढ़ोगे वही सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है, उसके पीछे कोई चीज नहीं आ रही है। तो क्या दिया है? जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जिसमें सिंपल क्या हो रहा है? आपको एक क्रिया संपन्न हो रही है और ये बात आपको बताई जा रही है, तो ये आता है विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत। जैसे यहां पर दिया है उदाहरण के तौर पर, अक्षत विद्यालय जा रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, इसके पीछे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, बस हाँ किया अक्षत जा रहा है, ये बात आपको बताई गई है। दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य। नाम से ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर किसी चीज को निषेधात्मक तौर पर कहा जा रहा है। निषेधात्मक तौर, आप लोग कहीं घूमने जाते हो, आप बहुत जगह घूमने गए होंगे, और खास तौर से हिस्टोरिकल प्लेसेस में ये आपको साइन बोर्ड अक्सर दिखेगा, जहां पर लिखा होगा प्रवेश निषेध। ठीक है, ये पढ़ा है आपने कभी? प्रवेश निषेध का मतलब होता है कि यहां जाना मना है। निषेध का सीधे सीधे तात्पर्य है मनाही, किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है। तो निषेधवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें हम किसी कार्य को नकारात्मक तौर पर से बोलते हैं। इंग्लिश में जैसे निगेटिव सेंटेंस होते हैं, जहां पर नो, नथिंग जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, वैसे यहां पर नहीं, ना, मत, मना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां देख रहे हैं, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का निषेध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जहां क्रिया आपसे करने के लिए मना की जा रही कि आप ये काम मत करो, आप ये मत करिए, तो यहां पर एक तरीके से कहा है कि नहीं करना है, नहीं होना है, तो वो आपका आता है निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत। उदाहरण के तौर पर देखिए, धूप में मत घूमो, तो यहां पर क्या है? मना किया जा रहा है, आपको धूप में खेलने के लिए मना किया जा रहा है। दूसरा है हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। क्या है? हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, यानी कि यहां पर क्रिया हो ही नहीं रही, पिकनिक में जाने की जो क्रिया है उसे नहीं किया जा रहा है, तो सीधे सीधे ये हो गया आपका निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य के अंदर कई चीजें आती हैं। यहां पर देखिए क्या आ रहा है? आज्ञा है, अनुमति है, विनय या अनुरोध है। तो यहां पर जहां हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, किसी से हम परमिशन ले रहे हैं या किसी से हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें ही आपकी किसमें? आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप लोग स्कूल में हैं, आप क्लास में बैठे हैं, तो टीचर से परमिशन मांगते हैं कि हाँ आपको पानी पीने के लिए जाना है। तो जब वो परमिशन मांग रहे हैं आप जिस भी वाक्य में, ये मैम क्या हम पानी पीने के लिए जा सकते हैं, मैम में आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक तरीके का आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हो। ठीक है, मैम से रिक्वेस्ट करते हो कि मैम प्लीज ये असाइनमेंट पूरा करने के लिए हमें 1 दिन और दे दीजिए, तो वो आपने जो रिक्वेस्ट करी, विनय किया, अनुरोध किया, तो वो भी आपका आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। मैम आपसे बोल देती हैं कि वहां खड़े नहीं रहो, बैठ जाओ, तो वो आपको आज्ञा दे रही है, तो वो भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएगा।
यहाँ है मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए। क्या है, यहाँ पर आपने परमिशन मांगी है कि आप वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज आप मुझे 2 दिन का जो है अवकाश दे दीजिए। दूसरा सेंटेंस क्या आ रहा है, आप अंदर बैठ जाइए। तो यहाँ पर आपको आज्ञा दी जा रही है कि आप जाइए और अंदर जाकर बैठ जाइए। तो ये दोनों ही आपके किस में आ रहे हैं, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं भाई, देखिए जिस वाक्य में प्रश्न किया या पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब मोस्टली क्या है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, वो सभी आपके प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चंस, प्रश्न, ठीक है। कुछ ऐसी चीज, अब यहाँ पर हम जैसे क्या है, किसे है, कहाँ है, क्यों है जैसे शब्दों को लगाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य शब्द पूछे जाते हैं लेकिन वो किसी तरह का प्रश्न नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं कि वह क्या नजारा है। अब हमने क्या बोला, वह क्या नजारा है, ठीक है। हमने अब यहां पर ये स्टेटमेंट जब दिया तो आप यहां पर बोलोगे कि ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा या किस में आएगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह में नहीं है, ये प्रश्नवाचक शब्द जरूर है, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन, आप इसको स्टेटमेंट को जब पढ़ रहे हो, वह क्या नजारा है, तो आपको उम्मीद है कि इसके उसमें कोई उत्तर मिलना है। आप बताओ, कोई उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप ये पूछोगे तो उत्तर मिलेगा। आपको किससे मिलना है? अब जब आप ये पूछोगे तो इसका उत्तर मिलेगा, हाँ हमें आपके पिताजी से मिलना है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें उत्तर मिलने की उम्मीद होती है कि हाँ हम ये पूछ रहे हैं, हमें उत्तर मिलेगा, तो वो सभी हमारे प्रश्नवाचक वाक्य में आएंगे। लेकिन जहां पर सिर्फ हमारा स्टेटमेंट है, वह क्या नजारा है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें से हमें किसी तरह का कोई उत्तर मिलना ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। हाँ, ये विस्मयादिवाचक वाक्य होता है क्योंकि यहाँ वह लगा हुआ है। ये अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ। याद रखिए, ऐसे स्टेटमेंट के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगता। जहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि हमें आंसर मिलेगा। जिनमें आंसर मिलने की उम्मीद है उन सभी के बाद में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं और वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको किससे मिलना है, तुम कहाँ जा रहे हो। ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें मिलेंगे, इसलिए ये सभी आपका किस में आया, प्रश्नवाचक में। लेकिन इससे हमें किसी तरह का भी आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छा से ही नाम हो रहा है कि मतलब हमें जो कोई चीज पाने की इच्छा हो। तो यहाँ इच्छावाचक वाक्य में क्या है, एक तो हमारी इच्छा है, तुम बोलो कि काश मैं जो हूँ कल क्या कहते हैं प्रतियोगिता में प्रथम आऊं, तो ये आपकी क्या है, इच्छा है। दूसरा आशीर्वाद, आपके पिताजी बोलते हैं सदा खुश रहो, चिरंजीवी भवो। तो इस तरीके के जो आपको आशीर्वाद मिलते हैं वो सभी आपके किस में आते हैं, इच्छावाचक वाक्य में। नेक्स्ट है कामना। जब हमने इच्छा कामना या शुभ कामनाएं देते हैं, जैसे हम बोलते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम बोलते हैं ना, शुभ कामनाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, हैं, कक्षा में प्रथम आने की बहुत बहुत मुबारकबाद, है ना, आप नौकरी में सेलेक्ट हो गए इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो यहाँ पर ये सभी शुभकामनाएं हो गई। कोई कहीं जा रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम से पहले, है ना, तो वो भी आपकी क्या है, कामना है कि हाँ तुम्हारा भाग्य अच्छा रहे और एग्ज़ाम अच्छा जाए। इस तरीके से हम विश करते हैं ना किसी व्यक्ति के लिए, तो वो हमारी कामना भी क्या है, वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आती है। तो इच्छावाचक वाक्य में हमारी ये चार चीज़ें आती हैं, इच्छा, आशीर्वाद, कामना और शुभ कामना, ये चार चीज़ें आती हैं। तो यहाँ भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर हमारी एक कामना है ना, ये हमारी क्या है, कामना। अब आप बोलोगे कामना और इच्छा तो एक ही के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही, एक की ही पर्यायवाची हैं।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क होता है। इच्छा क्या है, हम उसे अपने बल पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ कि काश मैं स्कूल में प्रथम आ जाऊं, काश मैं विदेश घूमने चला जाऊं, है ना। तो यहाँ पर हम अपने लिए जो चीज़ करते हैं वो इच्छा के अंतर्गत आती है, और कामना जो है अक्सर हम वो दूसरों के लिए करते हैं। सिर्फ ये एक ही जरा सा बारीकी, ये है एक ही शब्द के पर्यायवाची, लेकिन इनमें ये इतना सा फर्क होता है। दूसरा आता है ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। ये एक क्या है, आशीर्वाद है। अब यहाँ पर देखिए कामना और आशीर्वाद के दो एग्जाम्पल हैं। तो ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छी कामना कर रहे हैं। आशीर्वाद हमेशा देखो आशीर्वाद भी हमारी इच्छा ही होती है, लेकिन वो इच्छा भी हम दूसरों को आशीष देकर कर रहे हैं, है ना। वो आशीर्वाद क्या होगा, बड़े जो हैं वो छोटों को देते हैं। कामना हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, इच्छा हम अपने लिए करते हैं, शुभ कामना किसी अच्छे अवसर पर किसी को हम बधाई देकर करते हैं। तो ये चारों चीजों में बहुत ही हल्का हल्का सा फर्क है, लेकिन है। तो ये हो जाता है आपका इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं संदेहवाचक वाक्य। यहां पर नाम से ही पता चल रहा है कि कोई जो क्रिया हो रही है उसको लेकर हम जो है डाउटफुल हैं कि ये क्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में वो क्या कहला जाती है, संदेहवाचक वाक्य। डेफिनेशन देखिए क्या है, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम अभी मान लीजिए आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में बैठे हो, अब यहाँ पर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले, सपोज आपके नाना जी आने वाले हैं, तो आप बहुत एक्साइटेड हो उनसे मिलने के लिए, लेकिन आपका स्कूल जाना भी ज़रूरी था, तो आपको स्कूल जाने लगा, स्कूल आना पड़ा। अब क्या है, उनकी ट्रेन आई 10 बजे और मोस्टली क्या है 11 बजे, 11 सवा 11 बजे तक वो घर पहुंच गए होंगे। लेकिन अब मगर उस समय आप घर पर नहीं हो, तो अब वही टाइम जब आप स्कूल पे हो तो स्कूल में आप बैठे, वहां से नाना जी अब तक घर पहुंच गए होंगे। अब यहाँ पर आपको डाउट है, पहली चीज आप कंफर्म नहीं हैं, आपका ये वाक्य बता रहा है कि आप कंफर्म नहीं हैं कि वो घर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप खुद डाउटफुल हो। क्योंकि हम कंफर्म कब होते हैं, जब क्रिया हमारे सामने घट जाए, ठीक है, या हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम कंफर्म होते हैं। लेकिन जहां पर क्रिया हमारे सामने नहीं घटती तो अक्सर क्या होता है, हम डाउट में रहते हैं, और यही डाउट हमारे लिए संदेह पैदा करता है। जैसे हम बोले कि हाँ पिताजी घर पहुंच गए होंगे, यहाँ पर जैसे दिया है लगता है आज बारिश होगी, तो यहाँ पर क्या है, हम संभावना जता रहे हैं, हमें ऐसा एजम्पशन लग रहा है कि शायद आज, क्योंकि बादल आ चुके हैं और शायद बारिश होगी। दूसरा है शायद आज हम पिकनिक पर जाएं, यहाँ पर क्या है, शायद हम पिकनिक पे जाएं, क्यों? क्योंकि हमको भी हमें नहीं पता कि ना जाएं। उसी तरीके से यहाँ पर हो रही क्रियाओं को लेकर आप डाउटफुल हो, आपको नहीं पता कंफर्म कि ये होंगी या नहीं होंगी। संभावना हमेशा क्या है, आने वाले समय के लिए लगाई जाती है, ठीक है। क्या संभावना काहे के लिए लगाई जाती है, आगे आने वाले समय के लिए। जैसे अब ये दिन में है, दिन में खूब बादल छाए हुए हैं, अब आपको बादल देखकर लग रहा है कि शायद आज वर्षा हो जाएगी, तो ये आपने भविष्य के लिए एक अजम्पशन लगाया जो आपकी हो गई संभावना। लेकिन संदेह हम कब करते हैं, जब हम क्रिया को लेकर कंफर्म ना हो, यानी कि क्रिया अभी इस समय तक हुई होगी या नहीं हुई होगी, वो उसको लेकर। जैसे यहाँ पर बताया, हम घर पर बैठे या स्कूल में बैठे, तो हमको ये नहीं पता कि नाना जी घर पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हाँ नाना जी घर पहुंच गए होंगे। तो ये एक भविष्य, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है भविष्य काल की क्रिया की हम संभावना नहीं लगाकर हम अभी वो क्रिया हो गई होगी नहीं हो गई होगी उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। संभावना और संदेह को लेकर आपको क्लियर कर दिया मैंने यहाँ। नेक्स्ट आते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, जहां पर वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है। हाँ, एक क्रिया अगर हुई होती तो दूसरी भी अच्छी होती, या वो हुआ था इसलिए ये अच्छा हुआ, तो मतलब एक क्रिया जो है वो दूसरे पर डिपेंड रहेगी। हमेशा एक क्रिया दूसरे के होने पर संकेत करेगी ही करेगी, इसीलिए इसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर एक क्रिया होगी तभी वो दूसरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखो उसको हम समझाते हैं क्या है, यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। अब मेरे जाने की जो क्रिया है वो उसके बुलाने पर डिपेंड है, अगर उसने नहीं बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगी।
अगर उसने बुलाया तो मैं जाऊंगी। तो यहां मेरी क्रिया यानी मेरे जाने की क्रिया जो है उसके द्वारा की गई क्रिया पर जो है डिपेंड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, यदि बांध ना टूटता तो बाढ़ ना आती। तो यहां बाढ़ आने की जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड है, बांध के टूटने पर डिपेंड है। अगर टूटता नहीं तो बाढ़ नहीं आती। हम जैसे बोलें कि यदि वर्षा अच्छी हुई होती तो फसल भी अच्छी होती, या हम बोले वर्षा अच्छी हो रही है तो फसल भी अच्छी होगी। तो यहां पर एक क्रिया जो है वो हमेशा दूसरी क्रिया पर डिपेंड रहेगी या संकेत करेगी। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर संकेत करेगा। तो वो आपका क्या कहलाता है, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। विस्मयादिवाचक वाक्य, ये हमारा क्या है, आखिरी 8वां वाक्य है, जहां पर हम हर्ष, शोक, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं। उनके लिए प्रकट करने के लिए जो हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो विस्मयादिवाचक शब्द कहलाते हैं। उनके आगे लगने वाले चिन्ह को विस्मयादिवाचक बोधक चिन्ह बोलते हैं और उन्हीं वाक्यों को हम विस्मयादिवाचक वाक्य बोलते हैं। देखिए क्या है, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य में विस्मयादिक चिन्ह को दर्शाते हैं। देखिए क्या है, हाय मैं तो लुट गया। अब यहाँ लुट जाने का जो दर्द है वो हम किसके जरिए दिखा रहे हैं, हाय के जरिए, और यहाँ पर हमने विस्मयादिवाचक वाक्य जो है चिन्ह लगाया हुआ है। दूसरा आइए, उफ कितनी गर्मी है। अब यहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है इसकी हमें तकलीफ है। अब इस तकलीफ को हम किसके जरिए व्यक्त कर रहे हैं, उफ के जरिए व्यक्त कर रहे हैं, और आगे हमने क्या लगाया है, विस्मयादिवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तो ये वाक्य की बहुत अच्छी पहचान है कि हाय, उफ, अरे, वाह, ओह, हाय जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके आगे हम विस्मयादिवाचक चिन्ह को लगा देंगे। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह से प्रश्नवाचक चिन्ह के वाक्य की पहचान होती है, उसी तरीके से इस चिन्ह से जो है आपका विस्मयादिवाचक वाक्य की पहचान हो जाएगी। तो समझ गए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। नेक्स्ट आते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद थे। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। मैंने इन तीनों वाक्यों को पहचानने के लिए आपको सिंपल तरीका बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर एक आपका उद्देश्य होगा। सरल वाक्य क्या होता है, जहां एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया, एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, क्रिया सिर्फ एक, मतलब कहने को वहां 2 क्रियाएं हो सकती हैं लेकिन मुख्य क्रिया सिर्फ एक होगी, ठीक है, और उसके अंदर एक विधेय होगा और एक ही उद्देश्य होगा। तो ये आपका कहलाता है सरल वाक्य। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, मां फल लेने बाजार गई। तो अब यहां पर जो है मां हमारा किसके बारे में हम बात करें, मां के बारे में। तो मां हमारा क्या है, उद्देश्य है, ठीक है, मां हमारा उद्देश्य है। फल लेने गई ये हमारा क्या है, विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय तो हो गया, लेकिन यहां पर एक मुख्य क्रिया की बात की गई है, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे, यहां पर 2 क्रियाएं हैं, लेने और गई है यहां पर, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है, जाना, ठीक है। तो ये हमारी मुख्य क्रिया के अंतर्गत आता है। फल लेना, लेना भी तो क्रिया ही होती है और जाना भी क्रिया होती है, दोनों ही क्रियाएं हैं, लेकिन मुख्य क्रिया सिर्फ एक है। तो वही चीज उन्होंने बोला, एक मुख्य क्रिया होगी। हमने ये नहीं बोला कि क्रिया यहाँ पर एक होगी। इस वाक्य में 2 क्रियाएं हो सकती हैं और कभी कभी 3 क्रियाएं भी होंगी, लेकिन वो सिर्फ एक ही वाक्य से जुड़ी होंगी। मुख्य क्रिया सिर्फ एक होगी। जैसे यहाँ पर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, कल हमारी छुट्टी थी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कल हमारी जो छुट्टी थी, सिंपल एक उद्देश्य है और एक विधेय। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कल हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा उद्देश्य है और बाकी हमारा ये विधेय कहलाता है। और इसमें सिर्फ एक ही क्रिया है, तो मुख्य क्रिया का सवाल ही, मतलब सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया है, दूसरी क्रिया। अब जैसे मैं बोले, हम ये बोले कि मैं स्कूल से जाकर स्कूल गई और खाना खाकर सो गई। तो यहाँ देखिए 3 क्रियाएं हुई, मैं स्कूल से घर जाकर खाना खाया और सो गई। तो यहाँ पर सिंपल क्या था, 3 क्रियाएं थी, लेकिन मुख्य क्रिया एक थी, एंड में हमारा सो जाना। सरल वाक्य हो गया। अब हम आ जाते हैं संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य
योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। याद रखिए, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती हैं, मगर इनको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संयुक्त, आपको जब हमने क्रिया विशेषण पढ़ाया था, याद होगा आपको, अव्यय पढ़ाए थे, तो हमने वहां पर आपको अव्यय के भेद भी पढ़ाए थे। अव्यय के जो 5 भेद थे वो कौन कौन से थे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और आपका समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये हमने 5 भेद पढ़ाए थे। तो इसमें भेद एक हमने आपको पढ़ाया था समुच्चय बोधक, ठीक है। उस समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद थे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा था व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण अव्यय क्या होते हैं? जब 2 शब्दों, 2 वाक्यों या 2 वाक्यांशों को, जो समान अधिकार रखने वाले वाक्य होते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ये खास तौर से क्या होते हैं? जैसे है और है, तो है, क्योंकि है, अथवा है, ये सारे शब्द जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में वही लगते हैं। और दूसरी चीज क्या रहती है, इसमें 2 उपवाक्य। चलिए, उपवाक्य के फेर में आप मत जाओ क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में नहीं था तो हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन 10th क्लास में जब आपके पास में ये आएगा तो उसमें आपको उपवाक्य पढ़ाया जाएगा। क्या होता है कि जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो एक तो हमारा मेन स्टेटमेंट है, यानी मेन जो मुख्य क्रिया होती है वही हमारा मुख्य उपवाक्य होता है, और उस पर डिपेंडेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है? वो आपका आश्रित उपवाक्य होता है। 2 होता है, कोई भी स्टेटमेंट होता है। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने फिल्म का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल गए, तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पर 2 स्वतंत्र उपवाक्य यहाँ पर आपको ये हैं, इसमें कोई भी मुख्य उपवाक्य नहीं है, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उपवाक्य जो है वो 2 तरीके के होते हैं। पहला उपवाक्य आपका होता है, क्या होता है? आपका मुख्य उपवाक्य होता है, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है। अब यहां पर आपको मैं ये समझा दूं कि ये जो इन्होंने यहां पर इन दोनों का ही नाम लेकर क्या बोला है? स्वतंत्र उपवाक्य बोला। स्वतंत्र उपवाक्य का तात्पर्य यहां पर क्या है? यहां पर 2 अलग अलग स्टेटमेंट होंगे और ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये जो भेद है ये मुख्यतः किसमें आता है? ये आता है मिश्र वाक्य में, ठीक है। किसमें आता है? मिश्र वाक्य में आएगा, जहां एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड रहेगा, तो उस क्रिया में एक मुख्य उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित होगा। लेकिन ये जो है हमारा क्या है? संयुक्त उपवाक्य। यहां पर आपके 2 अलग अलग स्वतंत्र स्टेटमेंट होंगे, तो उन्हीं को हम उपवाक्य बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है, हमने आपको बता दिया कि यहां पर जो लगेगा वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगेगा। ये चीज मैंने आपको बताई। और हमेशा 2 या 3 वाक्य रहेंगे और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ेंगे। अब आप पहचानोगे कैसे कि ये संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य? इसको पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? हमेशा जब भी आप कोई भी आपके पास वाक्य आएगा और उसमें 2 वाक्य दिए हैं और बीच में ये समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है या वो किसी भी अव्यय से जुड़ा हो, बस आपको देखना है कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से पूर्ण होना चाहिए। यानी कि इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें कोई अधूरापन है। जैसे बोला, हमने फिल्म का टिकट खरीदा। अब जब हम ये स्टेटमेंट पढ़ें तो हमें क्या लग रहा है? हमको ये पढ़कर ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने फिल्म का टिकट खरीदा। हमें इसमें कोई भी अधूरापन नहीं लग रहा है। अब हम ये बोले, हमने जैसे ही, यहां पर अगर हम एक सेंटेंस, एक वाक्य, एक शब्द हम यहां जोड़ दें, हमने जैसे ही, क्या है? जैसे ही हमने जैसे ही फिल्म का टिकट खरीदा वैसे ही हॉल चले गए। क्या है? वैसे ही हॉल चले गए। अब यहां पर तुम ये फिर भी और के बाद वाला स्टेटमेंट छोड़ दो, तुम्हें पढ़ना क्या है? सिर्फ ये, हमने जैसे ही फिल्म का टिकट खरीदा। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है?
क्या लगता है हमको, कुछ ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट है, यानी कि सेंटेंस में अभी ऐसा कुछ है जो इनकम्प्लीट है। तो उस कंडीशन में क्या है, जहां पर स्टेटमेंट पहला इनकम्प्लीट हो वो आपका संयुक्त वाक्य नहीं होगा, वो आपका मिश्र वाक्य होगा। और जहां हम ये पढ़ रहे हैं, हमने फिल्म का टिकट खरीदा, सिनेमा हॉल चले गए, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इनमें अधूरापन नहीं है। तो यहां पर सीधे सीधे इस तरीके के वाक्य आपके स्वतंत्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आया ना, पहला वाक्य क्या रहेगा आपका, पूर्ण रहेगा। दूसरा वाक्य पूर्ण हो चाहे ना हो, पहला वाक्य हमेशा पूर्ण होना चाहिए। अब आ जाइए, पिताजी बाजार गए और हमारे लिए मिठाई लाए। अब जब आप ये पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, पिताजी बाजार गए, तो जरूरी नहीं है कि इसके आगे हम कुछ जोड़ें। क्यों? क्योंकि ये हमें अपने आप में स्वतंत्र लग रहा है ना। फिर उसके बाद आते हैं, यहां खेत थे परंतु अब वहां मॉल बन गया। यहां खेत थे, ये भी पढ़कर हमें सही लग रहा है कि हाँ, पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से पूर्ण है। तो जहां कहीं भी 2 या 3 स्टेटमेंट आपस में जुड़े हों, यह देखना कि पहला स्टेटमेंट अगर पूर्ण है, उसको पढ़ने के बाद हमें कोई भी अधूरापन नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में वो आपका क्या हो जाता है, आपका वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। चलिए अब मैं आपको मिश्र वाक्य भी समझा देती हूं उसी स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसीलिए मैंने अभी यहां पर आपको छोड़ दिया है ये, क्योंकि ये अभी इसी वाक्य की हमने बताया था ना, ये मिश्र वाक्य से संबंधित है। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य दोनों एक ही चीज होंगी। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उसमें एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। मुख्य उपवाक्य या प्रधान, ठीक है, प्रधान उपवाक्य, तो प्रधान हो, और दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य, जो मैंने अभी आपको यहां बताया। अब यहां पर जैसे देखिए क्या है, जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद बटा। तो यहां पर मुख्य क्रिया क्या हो रही है, मुख्य क्रिया क्या है, प्रसाद का बटना, ठीक है। तो ये हमारा मेन काम, जो मतलब जो मुख्य क्रिया ही हमारा क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। फिर आते हैं, जैसे ही घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। तो यहाँ वर्षा शुरू होना काम मुख्य है। तो अब यहां पर कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक मेन क्रिया होगी और दूसरी क्रिया जो है वो उसी से संबंधित रहेगी। इसी को हम मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब इसके फेर में आपको ज्यादा ना डालते हुए मैं इसकी पहचान बता देती हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रधान उपवाक्य, उसका कहते हैं, ये मिश्रित वाक्य है, और इसको बदलने का तरीका क्या होगा ये भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहां पर हमने क्या बताया था कि 2 आपके वाक्य होंगे, जैसा संयुक्त वाक्य में था 2 वाक्य थे, उसी तरीके के मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य हैं। यहां पर आप देख रहे हो, जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद बट गया। उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होगा, लेकिन यहां पर जो अव्यय लगेगा वो क्या होगा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, ये एक अव्यय हमेशा दूसरे अव्यय पर डिपेंड रहता है। ये देखिए, तो इस तरह के अव्यय लगाने से क्या होता है, कभी कभी ये सिंगल भी होते हैं, जैसे हम यहाँ पर अभी देखेंगे, हम ये देखिए, की, यदि वह परिश्रमी है तो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक की शब्द, ये जरूरी नहीं है कि पेयर में ही आए, ये कभी कभी सिंगल भी आते हैं और जो है एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड बना देते हैं। बस इन अवयवों का काम क्या है, एक सेंटेंस को दूसरे पर डिपेंड कर देना, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे और वैसे, ये 2 शब्द ऐसे हैं कि इसकी वजह से एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो रहा है। जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद बटने लगा, ठीक है। अब इसको अगर हम करते हैं, हवन समाप्त हुआ और प्रसाद बांटा गया, तो अब 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हो जाते, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है ना। अब इसको यहां पर देखिए क्या है, अब मैं इसी को, हवन समाप्त हुआ और प्रसाद बांटा गया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, ध्यान देना, ठीक है, यहां पर पहला वाक्य देखिए, हवन समाप्त हुआ प्रसाद बांटा गया, ये 2 स्टेटमेंट है, जैसे यहां था वैसे ही वहां पे 2 स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पर जब हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं, हवन समाप्त हुआ,
तो इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अधूरापन है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं जैसे ही हवन समाप्त हुआ, तो यानी कि कोई काम हुआ, ये हमको अधूरापन लग रहा है। तो जिस वाक्य में आपको अपूर्णता लगे, क्या लगेगी? अपूर्णता, यानी कि अधूरापन लगेगा, वो वाक्य आपका मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। ये हम पहचानने की सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको कि आप सबसे पहले जहां कहीं भी है 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आप पढ़ो। अगर आपको उसमें पूर्णता दिखती है, जैसे कि यहां पर आपको पूर्णता दिख रही है, हवन समाप्त हुआ, ये पूर्णता दिख रही है, वो आपका किसमें आता है? संयुक्त वाक्य के। ये हमारा क्या आता है? संयुक्त वाक्य के अंदर आता है। और जहां पर अपूर्णता दिखती है वो हमारा किसमें आता है? वो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। मिश्रित या मिश्र वाक्य कुछ भी कहा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है? मिश्रित या मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। हमेशा याद रखना, मिश्रित वाक्य में पहला स्टेटमेंट अधूरा ही रहेगा। जैसे आप आओ, मैं जैसे ही घर पहुंचा वैसे वर्षा शुरू हो गई, मैं जैसे ही घर पहुंचा। अब ये स्टेटमेंट जैसे ही आप पढ़ रहे हो आपको अधूरापन लग रहा है कि हाँ मैं घर पहुंचा, तो कोई ना कोई क्रिया हुई जिसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की आपको बात ही नहीं कर रहे हैं, आप पहले स्टेटमेंट पढ़ के ही जान जाओगे। सेकंड आइए, सभी जानते हैं कि, अब जब जैसे ही हमने पढ़ा कि सभी जानते हैं कि, क्या जानते हैं? अधूरापन है वाक्य में, सभी जानते हैं कि, यानी कि अभी कुछ ऐसी चीज है जो बोली नहीं गई है, बोली जानी है। फिर आते हैं यदि वह परिश्रमी है, यदि वह परिश्रमी है। जब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है? इसमें अधूरापन है। हमेशा एक वाक्य की क्रिया दूसरे पर डिपेंड रहेगी ही रहेगी, ठीक है? अब इसको पूरा पढ़िए, जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद बांटा गया। दूसरा है मैं जैसे ही घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। दूसरा है सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चौथा है यदि वह परिश्रमी है तो ईमानदार भी है। तो यहां पर मैंने यहां पर को बता दिया संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है। ये दोनों चीजें आपको मैंने जो व्याकरण दृष्टि से है वो भी समझाया, इनको समझने का तरीका भी बताया कि आपको पहला वाक्य में जहां पूर्णता दिखे वो संयुक्त वाक्य है, जहां पहले वाक्य में अपूर्णता दिखे वो मिश्रित वाक्य है। बदलने का तरीका भी बता दिया कि पहला वाक्य जैसे यहां पर दिया, जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद बांटा गया। तो यहां पर हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट हमने जो है वो उसमें से जैसे शब्द को हटा दिया, हमने क्या लिख दिया? हवन समाप्त हुआ और प्रसाद बांटा गया। उसको हमने परिवर्तित करना भी आपको बता दिया। अब इसी को हम सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे? हवन समाप्त होकर प्रसाद बांटा गया, ठीक है, ठीक है? क्या हवन समाप्त होने पर प्रसाद बांटा गया, ये सरल वाक्य में हो जाएगा। तो ये एक परिवर्तन करने के तरीके हैं, जो नियम है वो याद रखिए आपको क्या करना। समझ में आ गया? तीनों वाक्य हमने सरल, संयुक्त और मिश्रित आपको क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट आते हैं, संकेतवाचक वाक्य से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है ना, उसमें आप सभी वाक्यों में सिर्फ एक एक स्टेटमेंट देखोगे, ठीक है? लेकिन संकेतवाचक वाक्य ऐसा है कि उसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, और हमेशा एक स्टेटमेंट दूसरे पर डिपेंड रहेगा। एक की क्रिया जो है वो दूसरे की क्रिया पर डिपेंड रहती है, दूसरे की क्रिया पर संकेत करती है, इसीलिए उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आप यहां देखो, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यानी कि हमेशा यहां क्या होंगी? 2 क्रियाएं होंगी, लेकिन एक मुख्य क्रिया होगी, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगी। अब यहां पर आप देख रहे हैं 2 क्रियाएं, पहली बात है बुलाना और दूसरा है जाना। तो मेरा जाना किस पर डिपेंड है? उसके बुलाने पर डिपेंड है। मैं तभी जाऊंगी, मेरी क्रिया तभी होगी जब वो क्रिया करेगा। तो मेरी क्रिया किस पर डिपेंड हुई? उसकी क्रिया पर डिपेंड हुई। उसी तरह क्या है, यदि बांध ना टूटता तो बाढ़ नहीं आती। यहां बाढ़ का आना किस पे डिपेंड है? बांध के टूटने पर डिपेंड है। अगर वो टूटता ही नहीं तो बाढ़ आती ही नहीं। तो यहां पर एक क्रिया हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहेगी। अब ये देखिए, ये जो संकेतवाचक वाक्य ये किससे मिलता जुलता है? अभी हमने आपको जो रचना के आधार पर वाक्य बताए ना, उसके मिश्र वाक्य से मिलता जुलता है कि नहीं है? वही मिश्र वाक्य या संकेतवाचक एक ही चीज हो जाएगी। तो अगर इस तरीके का पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वाक्य का भेद है जो आपस में एक जैसे लगते हैं,
तो आप वो क्या बोल सकते हो, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का जो उपभेद है वो क्या है आपका संकेतवाचक वाक्य, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद का मिश्रित वाक्य, ये दोनों ही एक जैसे लगते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर सकते हो। ये एक हमने आपको और चीज बता दी। नेक्स्ट आते हैं सरल और संयुक्त वाक्य का अंतर उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब उस कंडीशन में क्या है, देखिए सरल वाक्य में जो है सिर्फ जो है आपका एक उद्देश्य रहता है और एक विधेय रहता है और एक मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य में ये होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। ठीक है, क्या होते हैं, दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो इनको आप अलग अलग डिफिनेशन दे के एग्जाम्पल देकर भी क्लियर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने दिया है, जैसे यहाँ दिया है सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। सिंपल, वह खेलता है, रमा पड़ती है, तो इस तरह के वाक्य आपके क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरा आते हैं संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, क्या है, किस कौन से योजक, और, एवं, तथा, या, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये सभी आपके क्या हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय हैं। इनसे ही दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। जैसे यहां पर है, मैंने उसे समझाया था फिर भी वह नहीं माना। अब यहां पर आप पहला वाक्य जब देख रहे हो, मैंने उसे समझाया था, तो ये वाक्य आपका पूर्णता लिए हुआ है, हम लोग आने वाले थे। ठीक है, यहां पर अब ये जब हम पहले वाक्य पढ़ रहे हैं तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि ये पहले वाक्य पूर्णता लिए हुए हैं। तो यहां पर दो वाक्य होते हैं और सरल वाक्य में सिर्फ एक सिंपल एक वाक्य होता है। ये सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है। अब इसको उदाहरण देकर देखिए हम समझा देते हैं। क्या दिया है, राहुल पुस्तकें खरीदने बाजार गया। अब यहां पर हम आपको दोनों चीजें बता रहे हैं, सरल वाक्य भी बता रहे हैं और संयुक्त वाक्य भी बता रहे हैं। जैसे यहां दिया है, राहुल पुस्तकें खरीदने बाजार गया, यह है एक सरल वाक्य। अब इसमें आप देख रहे हो क्या, सिंपल एक विधेय है, एक उद्देश्य है और एक मुख्य क्रिया है बाजार जाना। जबकि यहां पर दो क्रियाएं हैं, एक तो खरीदना और दूसरा जाना, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है आपकी, जाना। ये आपकी मुख्य क्रिया के अंतर्गत आ रहा है। आया ना मुख्य क्रिया के अंतर्गत। तो अब यहां पर एक उद्देश्य है राहुल और बाकी सभी एक विधेय है, ये आया। अब ये आइए यहां पर, राहुल बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीदी। अब यहां पर एक विधेय तो ये आपके पास में दिया हुआ है, दो क्रियाएं दी गई हैं, जाना और, लेकिन यहां पर क्या है, हमने एक बीच में अव्यय लगा दिया है। कौन सा अव्यय लगाया है, और लगाया है। तो और लगाने से इन्हें दो वाक्यों में हमने बांट दिया है। इसी तरीके से और देखिए, सूर्योदय होते ही चारों ओर उजाला फैल गया, ये सिंपल एक वाक्य है। ठीक है, जहां क्रिया हो रही है, सूर्योदय होते ही चारों ओर उजाला। अब यहां पर भी दो क्रियाएं हैं लेकिन उसे हमने एक ही वाक्य में बांध दिया है। फिर नेक्स्ट आती है, सूर्योदय हुआ और चारों ओर उजाला फैल गया। अब देखिए यहां पर हमने और अव्यय लगा दिया है, ठीक है, और दो अलग अलग हमने वाक्य कर दिए। तो ये आपका किस में आ गया, संयुक्त वाक्य में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, कृतिका ने के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। अब यहां पर आप देख रहे हो सिंपल जो है एक आपका वाक्य है, क्या हुआ, उसके हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। अब यहां पर देखिए, कृतिका के हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, और इसके बीच में हमने और अव्यय लगा दिया। तो यहां पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य रहते हैं और जो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। सरल वाक्य में सिंपल एक सेंटेंस होता है जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक मुख्य क्रिया होती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 8, विस्मयादिबोधक वाक्य किन किन भावों को प्रकट करते हैं, दो विस्मयादिबोधक वाक्य भी लिखिए। अब वो किन किन भावों को व्यक्त करते हैं, घृणा, हर्ष, शोक, पीड़ा, आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करते हैं। अब इनसे कोई भी दो सेंटेंस आप बना दीजिए। देखिए क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट कर, जो भी आपको भाव समझ में आ रहे हैं सभी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसमें क्या है,
अच्छा अच्छा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो क्या होगा, अच्छे बच्चे, नॉट अच्छा बच्चा होगा। यहाँ क्या है, अच्छे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छा किया। अच्छा तुम कल विद्यालय जाओगे, तो यहाँ पर हमने आश्चर्य प्रकट किया अच्छा शब्द से। अच्छा तुम विद्यालय जाओगे, तो यहाँ पर क्या है, अच्छे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर विशेषण को हमने विस्मयादिवाचक वाचक में बना दिया। तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पर जहां पर हम इन सभी तरह के भावों को प्रकट करते हैं वो आपका विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आता है। अब आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, यानी कि हमारे पास क्या है, सही और गलत। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो सही है सही लिखिए, जो गलत है उनको गलत लगाइए। पहला है, वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। बात बिल्कुल सही है। भाषा किनसे बनती है, वाक्य से बनती है। अगर वाक्य होंगे ही नहीं तो हमारी भाषा बनेगी ही नहीं। तो ये क्या है, एकदम सही है। अच्छा सही इधर आया। फिर नेक्स्ट आते हैं, उद्देश्य वाक्य के अंत में आता है, कभी भी नहीं। हिंदी के वाक्यों में हमेशा उद्देश्य वाक्य के शुरू में ही आएगा, ध्यान रखना। तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं, विधेय वाक्य का कर्ता होता है, नहीं। विधेय कर्ता क्या के बारे में जो चीजें बताई जा रही हैं वो होता है विधेय, और कर्ता क्या होता है, हमेशा उद्देश्य होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। बिल्कुल सही है, प्रश्नवाचक वाक्य यही होते हैं। तो यहां हम क्या लगाएंगे, सही। नेक्स्ट आते हैं, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी कि दो वाक्य जो हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं संयुक्त वाक्य में। तो ये भी एकदम सही है। और किससे जुड़ते हैं वो, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग वाक्य हैं, एक संयुक्त वाक्य और दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगता है, जैसे और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु। लेकिन जो मिश्र वाक्य होता है उसमें आपका व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगता है, जिसमें जो है क्या होते हैं आपके इसलिए, जैसा, वैसा, जो, तो, मोस्टली पेयरिंग में जो आपके अव्यय होते हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय की पहचान कीजिए। अब आपको क्या करना है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें उद्देश्य और विधेय की पहचान करनी है। जैसे यहां पर दिया है, रोमा बाजार जा रही है, तो इसमें रोमा हमारा उद्देश्य है और बाजार जा रही है ये विधेय है। तो देखिए क्या है, उद्देश्य है रोमा और विधेय है बाजार जा रही है। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य पूर्व से उदय होता है। कहां से, पूर्व से उदय होता है। तो यहां पर सही क्या होगा, सूर्य हमारा क्या है, उद्देश्य है, और पूर्व से उदय होता है वो आपका क्या हो जाएगा, विधेय है। मां ने मेरा जन्मदिन मनाया, तो यहां मां जो है वो उद्देश्य है, बाकी आपका विधेय है। मां ने जो है वो हमारा उद्देश्य है और विधेय क्या है, मेरा जन्मदिन मनाया। नेक्स्ट आते हैं, चित्रकार सुंदर चित्र बनाता है। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चित्रकार के बारे में। तो चित्रकार उद्देश्य है और सुंदर चित्र बनाता है विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया। तो यहाँ किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी कर्ता है इस वाक्य में और वही हमारी उद्देश्य है, और बाकी रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों ने खूब लोहा लिया हमारा विधेय हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है, रानी लक्ष्मीबाई हमारा उद्देश्य है और ने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया, ये हमारा विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोड़े मिलाओ। यानी कि एक तरफ हमारे पास में आप देख रहे हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद के नाम दिए गए हैं और एक तरफ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें इधर की तरफ टिक करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, जल्दी करो वरना बस छूट जाएगी। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, जल्दी करो और दूसरा है बस छूट जाएगी। दोनों ही वाक्य अपने आप में पूरे हैं, इनमें कोई भी वाक्य एक दूसरे पर, एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड नहीं हो रही है। तो जहां पर पहला वाक्य पूर्ण है, आपका पहला वाक्य ये देखिए पूर्ण है ना, जल्दी करो बोलते हैं ना अक्सर, तो पूर्ण है, यानी कि हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके आगे कुछ होना चाहिए। तो इसलिए सिंपल और सिंपल, हम यहाँ वरना को तो ले ही नहीं रहे, हमको ये लेना ही नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर बात करें। अगर हमने वरना जोड़ी तब तो डिपेंड हो जाएगा ना, हमें वरना जोड़ना ही नहीं है।
तो यहां पर जल्दी करो अपने आप में पूर्ण लग रहा है पहला वाक्य, तो ये सीधे सीधे हमारा किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। दूसरा है आज मौसम बहुत अच्छा है, सिंपल एक वाक्य है, तो ये किस में चला गया हमारा, सरल वाक्य में। दूसरा आते हैं प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए, ये भी सिंपल एक सरल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है, एक उद्देश्य है, एक विधि है, तो ये आपका किस में आ गया, सरल वाक्य में आ गया। नेक्स्ट आते हैं उसने आज खाना नहीं खाया क्योंकि उसके पेट में दर्द है। अब यहां पर पहला स्टेटमेंट पढ़िए, उसने आज खाना नहीं खाया, तो ये सीधी सी बात है, एक सिंपल वाक्य है, उसने आज खाना नहीं खाया, तो यहां पर पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा आते हैं अध्यापिका ने कहा कि इस वर्ष सर्दी की छुट्टियां 24 दिसंबर से होंगी। अब यहां पर पहला स्टेटमेंट आई है, अध्यापिका ने कहा, की को छोड़ दो, आप अव्यय हमेशा हटा देना पहले वाक्य में से, जो भी अध्यापिका ने कहा, क्या कहा, अधूरा है कि नहीं अधूरा है, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ गया। तो इस तरीके से तो कटपिट एग्जाम में हमें करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है सही आंसर के क्वेश्चन के सामने सही आंसर लिखना है। जैसे देखिए ये क्या है, जल्दी करो वरना बस छूट जाएगी, संयुक्त वाक्य। आज मौसम बहुत अच्छा है, सरल वाक्य। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखिए, सरल वाक्य। उसने आज खाना नहीं खाया क्योंकि उसके पेट में दर्द है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य में आ गया। नेक्स्ट आते हैं अध्यापिका ने कहा कि इस वर्ष सर्दी की छुट्टियां 24 दिसंबर से होगी, ये मिश्रित वाक्य में, मतलब जो उसका सही आंसर है वो उसके आगे लिख देंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। क्या दिया है, नीचे लिखे वाक्यों को के अर्थ की दृष्टि से भेद लिखिए। अभी हमने देखिए कि रचना की दृष्टि से एक तरीके से उसे सॉर्ट आउट किया, अब आपको बताना है सामने जो दिया है इसे अर्थ की दृष्टि से भेद बताने हैं। ठीक है, पहला है बच्चों बाहर मत खेलो, यहां पर क्या चीज है, मना किया जा रहा है कि मत खेलो, तो जहां पर मनाही होगी वहां हमेशा क्या रहता है, आपका निषेधवाचक वाक्य रहता है। नेक्स्ट आते हैं भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। अब यहां पर हमारी क्या है, इच्छा है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया। अब यहां पर क्या है, ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अरे तुम्हारा हाथ कैसे जल गया। अब यहां पर हमने आश्चर्य व्यक्त किया, अरे तुम्हारा हाथ जल गया, कैसे जल गया, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां आपको दिया है तुम्हारा हाथ कैसे जल गया, ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा, तो यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर हम किसी से पूछें अरे तुम्हारा हाथ कैसे जल गया, तो दूसरा वाला इसका उत्तर भी देगा। अब यहां पर दो दो वाक्य के भेद निकल रहे हैं। पहली बात तो आपको यहां पर आ रहा है विस्मयादिवाचक वाक्य आ रहा है पहली चीज, और दूसरा यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा है। इस कंडीशन में याद रखना प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य अक्सर कई वाक्यों में मिल जाते हैं। ठीक है, कई वाक्यों में एक साथ दो दो होंगे, तो ये याद रखना जहां पर इस तरीके से दो वाक्य आपस में मिल रहे हो, मान लीजिए एक ही वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य भी है, ठीक है, और दूसरा आपका संकेतवाचक वाक्य भी है, तो उस जगह आप संकेतवाचक वाक्य को मार्क करोगे, प्रश्नवाचक मार्क नहीं होगा। अगर सिर्फ निषेधवाचक वाक्य है और उसके साथ में आपका आज्ञावाचक वाक्य भी है, तो आप आज्ञावाचक वाक्य दोगे, वहां पर आप कभी भी निषेधवाचक वाक्य लेकर नहीं आओगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य हमेशा सेकेंडरी रहते हैं। दो कोई भी वाक्य के साथ अगर वो मिल रहे हैं तो हम उन वाक्यों को हटा देते हैं जो वाक्य आ रहे हैं। जैसे यहां पर दो वाक्य आ रहे हैं, विस्मयादिवाचक भी आ रहा है और प्रश्नवाचक भी आ रहा है, लेकिन यहां हम इसका नाम क्या देंगे, सिर्फ विस्मयादि बोधक वाक्य देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, हम प्रश्नवाचक वाक्य हटा दे रहे हैं। ये ध्यान रखना। आगे भी आपको किससे मिलना है, ये यहां पर सीधे सीधे सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं पिताजी घर पहुंच गए होंगे। अब मैं यहां बैठी हूं, मुझे नहीं पता मेरे पिताजी घर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, मैं सिर्फ एक अजम्पशन लगा रही हूं कि पहुंच गए होंगे, टाइमिंग हो गई है, शायद पहुंच गए होंगे, तो यहां पर हमको एक डाउट है, पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, सिर्फ एक हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो उस जगह हम यहां डाउट में हैं, तो ये हमारा रहेगा संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा।
तो यहाँ पर हमने अपना ये पूरा चैप्टर यहाँ समाप्त किया। ध्यान दीजिएगा, पूरा हमने यहाँ पर जितना रिवीजन था कंप्लीट कर लिया है। वाक्य के अंग, उनके भेद, उनके उपभेद, उनका वाक्य परिवर्तन, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया है। एक तरीके से हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, यानी कि इसी टॉपिक पे मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आने वाली हूँ। तो उनको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखना है, और अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो चीज़ आपको समझ में आई है या नहीं आई है, इसको टेस्ट करने का भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक तरीके से आप समझिए कि आप अपने आप का टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो उस बेहतरीन मौके को फायदा उठाइए और समझिए। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज फिर से एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रह जाए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि मैग्नेट आपके लिए जो लेकर आया है वो है अद्भुत बैच। बहुत ही अच्छा बेहतरीन चीजें हैं आपके लिए। तो इस बैच में आपको जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट कराना है। अब देखिए, ये जो बैच आपके लिए शुरू हुआ है इंग्लिश मीडियम के 6 to 8 के बैच के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इस क्लास में आपको जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस बैच के अंतर्गत वो क्या है, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। यानी कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए तो जाएंगे, मगर किस पैटर्न में पढ़ाए जाएंगे? पहली चीज तो रहेगी कि इनका जितना भी सिलेबस है वो टोटल कंप्लीट बेस्ड रहेगा आपका सीबीएसई के सिलेबस से। यानी कि देखिए क्या है, बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, इस पे टोटली बेस्ड रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं, ये सारा जब हम आपको पढ़ा लेंगे तो बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसमें अगर आपको डाउट रह गया तो आप वैसे ही आपके लिए उनको डाउट को सॉल्व करने के लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस जो हैं वो अरेंज किए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो जितना भी पढ़ाया गया है उसे एक शॉर्ट में समझाया जाएगा, एक तरीके से रिवीजन आपको इसका कराया जाएगा, ताकि आप पूरी तरीके से रेडी हो जाए। एक होता है ना, हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग रिवाइज नहीं करते तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम लोग के जो हमें क्लियर नहीं हो पाते। तो इस तरीके से हम उसको आपको क्लियर कराएंगे वन शॉट रिवीजन में। ये जितना पढ़ाया जा रहा है इन सभी के ई नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के आपको ई नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इस पैकेज के अंतर्गत। फिर आते हैं ऑनलाइन टेस्ट और सॉल्यूशंस होंगे। जब हमने सब आपको पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया, नोट्स दे दिए, तो अब आपकी प्रिपरेशन की बारी है। अब आपको जितना भी पढ़ाया है अब हम लेंगे उसका टेस्ट, और टेस्ट लेने के बाद उसका सॉल्यूशंस भी कराएंगे, ताकि भाई ये आपका फाइनल एग्जाम्स तो है नहीं, फाइनल एग्जाम्स तो आपके आगे आने हैं, तो उनका हम रिवीजन भी जो आपको कराया है, उसका जो टेस्ट कराया है उस टेस्ट के सॉल्यूशंस भी आपसे को प्रोवाइड कराएंगे हम। ये सब कराने के बाद आपको पूरी तैयारी का माइंड मैप दिया जाएगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि MIQs कराए जाएंगे, इसके अलावा MCQs भी कराए जाएंगे। MCQ क्योंकि हमसे जो एग्जाम्स में पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको जो है सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो वो उन दोनों की तैयारी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वे में करा दी जाएगी। तो देखिए, इस पूरे पैकेज में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन पैटर्न के साथ आपको सारी चीजों की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप अभी इस बैच को लेते हैं तो ऑलरेडी आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप मैग्नेट 10 जो है वो कोड अप्लाई कर देते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिलेगा। तो यानी कि टोटल हो जाएगा 50 to 10 60% का डिस्काउंट। तो ऑफर बेहतरीन है, जल्द से जल्द जो है इसको लीजिए। इन सभी की जानकारी मैंने तो वैसे तो आपको काफी हद तक जानकारी दे दी, लेकिन अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है कि कैसे हमें ज्वाइन करना है, क्या है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7049597408। इस नंबर पे आपको कॉल करना है। और मान लीजिए कि आप नहीं कॉल कर पा रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए, उसमें एक फॉर्म है, फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए, और जल्द से जल्द आप तक सारी जानकारी पहुंचा दी जाएगी। तो दो तरीके से आप अद्भुत बैच की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन साथ ही मैं ये बोलूंगी कि बैच जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, ऐसा ना हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे कहीं मिस हो जाए, है ना। तो जल्द करिए। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट हम वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।